हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ हमारी पुरानी स्टोरी डोंट मेस विथ डर्म क्रूल प्रिंसेस को। तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमारी क्वींगी को अपने फादर से ये पता चला था कि बहुत सालों पहले हुई उस लड़ाई को रोकने और दो देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए लियांग की काउंटेस और नानचू के नाइन प्रिंस की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर दी गई थी। इतना ही नहीं, मास्टर ने यानी हमारे नाइन्थ प्रिंस ने अपना फोनिक्स जेट पेंडेंट जो कि उसे अपने मर चुके फादर से मिला था, वो अपनी होने वाली वाइफ यानी काउंटेस लियांग को दिया था। लेकिन वो जेट पेंडेंट काउंटेस के पास नहीं बल्कि हमारी क्वींगे के पास है। असल में क्वींगे ने नाइन्थ प्रिंस यानी कि हमारे मास्टर से पहली मुलाकात में ही उस जेट पेंडेंट को चुरा लिया था। मैं तो खुद इस बारे में भूल गई थी, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से याद था जिन्होंने कमेंट में बताया भी। अब उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लियांग की काउंटेस नानचू आ चुकी है, जिसे लेने खुद मास्टर गया था। अब ये देखकर तो हमारी क्वींगी का मूड खराब हो जाता है और वो अगले दिन सेवेंथ प्रिंस फैंगलैंड के साथ थोड़ा एंजॉय करने के लिए बोट पर जाती है, जहाँ एक बार फिर वो मास्टर और काउंटेस को एक साथ देखती है। तो अब उसके आगे से क्वींगी मास्टर और काउंटेस को एक साथ देखने के बाद गुस्से से कहती है, तुम बदतमीज। उसके बाद तो वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। ये देख मास्टर सीधा फर्स्ट फ्लोर पे से छलांग मारकर नीचे आ जाता है और क्वींगी के पीछे आने लगता है। असल में वो क्वींगी को रोकते हुए कहता है, परेशानी खड़ी करना बंद करो। क्वींगी भी गुस्से से कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इन बदमाश बेशरम अंकल को मुझसे क्या परेशानी है? मास्टर कहता है, शांत हो जाओ क्वींगी। क्वींगी चिल्लाते हुए कहती है, कौन परेशानी खड़ी कर रहा है? चलो हटो, मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। उसके बाद तो वो दोनों ही वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। पीछे से ये सब काउंटेस देख रही होती है। क्वींगी और मास्टर बाहर आ चुके होते हैं और मास्टर अब भी क्वींगी को मनाने का ट्राई करते हुए कहता है, अरे तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? क्वींगी कहती है, फेंग ज्यू चैन, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है तो मेरा हाथ छोड़ो। अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। पीछे हटने के चक्कर में क्वींगी बोर्ड पे से नीचे गिरने लगती है, लेकिन मास्टर उसे पकड़कर संभाल लेता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वींगी अपने पास से निडल निकाल लेती है। ये देखते ही मास्टर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींचते हुए फोर्सफुली किस करने लगता है। इस पर क्वींगी भी गुस्से और नाराजगी में उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है, जिससे मास्टर दूर होते हुए कहता है, क्वींगी शांत हो जाओ, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुमने तो भीड़ में उस डांसर के साथ डांस भी किया। क्वींगी गुस्से से कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपनी वाइफ के साथ मौज मस्ती के लिए बाहर आ सकते हो, लेकिन मैं क्या डांस भी नहीं कर सकती? मास्टर कहता है, अरे यार तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये पहली बार है जब मैं उस काउंटेस से मिला और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से ही तय हो चुका था, मेरे उसके मिलने से पहले ही। क्वींगी कहती है, तो फिर मैंने कभी तुम्हारे मुंह से उसके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना? मास्टर कहता है, उस समय मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी शादी किससे होगी। जब तक कि मैं तुमसे नहीं मिला था तब तक मैं ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब क्वींगी अपना कान बंद करते हुए कहती है, चुप हो जाओ, मैं नहीं सुन रही हूँ, मुझे सुनना ही नहीं है। मास्टर कहता है, केवल तुम ही मेरी वाइफ बनोगी। ये सुन क्वींगी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मास्टर के क्लोज आते हुए शरारती मुस्कुराहट लेकर कहती है, तो फिर बेहतर ये होगा कि तुम अच्छी तरह से याद रखो कि तुमने आज क्या कहा, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो छोटी छोटी बात का भी बदला लेते हैं, तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। मास्टर तो अलग ही पिंकी प्रॉमिस करने लगता है कि ठीक है, मैं कभी भी ये सब नहीं भूलूंगा। तो चलो हम पिंकी प्रॉमिस कर लेते हैं और इस तरह से हम अपने वादे को 100 साल तक भी नहीं तोड़ेंगे। तभी काउंटेस वहाँ पर आते हुए कहती है, कहीं मैं तुम लोगों को परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना? मैं नाइन्थ प्रिंस को ढूंढने के लिए आई हूँ। नाइन्थ प्रिंस आप यहीं पर हैं? इससे पहले कि मास्टर कुछ कहता, क्वींगी कहती है, मैं मो क्वींगी हूँ, नानचू में रुइयांग की काउंटेस, और मैं फेंग ज्यू चैन की। इतने में ही काउंटेस मन ही मन कहती है, तुम क्या हो सकती हो? क्वींगी कंटिन्यू करते हुए कहती है, स्टूडेंट हूँ। उसके बाद तो वो कहती है, मास्टर क्या मैं सही हूँ? इतने में काउंटेस से कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुइयांग की काउंटेस और नाइन्थ प्रिंस के बीच टीचर स्टूडेंट का रिश्ता होगा। तो फिर मेरे आने की खुशी में जो कल बैंक्वेट है उसमें मैं काउंटेस रुइयांग से जरूर मिलूंगी, है ना? क्वींगी भी कहती है, हाँ, असल में उन दोनों के ही बीच मन
ही मन टकरार शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन सभी लोग हमारी क्विंगे को घेर कर उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, लॉर्ड रुईयांग की त्वचा बहुत ही अच्छी है, आपके पास तो अच्छे मेडिकल स्किल भी हैं। मुझे हैरानी है कि आप किस तरह का मरहम यूज करती हैं। आप अपनी त्वचा की देखभाल के लिए क्या क्या करती हैं, क्या वो सब आप हमसे शेयर कर सकती हैं? क्विंगे भी खुश होते हुए कहती है, तारीफ सुनकर अच्छा लगा, तो अगली बार मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे नुस्खे लेकर आऊंगी। उन लोगों से थोड़ा दूर आने के बाद क्विंगे मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा है कि वे लोग अब मुझसे दूर हैं। तभी कोई कहता है, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या काउंटेस रुईयांग अभी फ्री है? क्विंगे सामने देखते हुए कहती है, मूरोंग क्वीन, तुम यहाँ पर? मूरोंग कहती है, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, इसीलिए मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, है ना? क्विंगे कहती है, काउंटेस क्विंगे के शब्द गलत नहीं होते हैं, और वैसे भी मैं तुम्हारे पेट का कोई कीड़ा नहीं हूँ जिसे पता होगा कि तुम क्या कहना चाहती हो या फिर तुम क्या कहने वाली हो। मूरोंग क्वीन तो भड़क जाती है कि दिखावा करना बंद करो क्विंगे, तुम और मैं दोनों ही एक जैसे हैं। अगर मैं 9th प्रिंस से शादी नहीं कर सकती तो तुम भी उससे शादी नहीं कर सकती। क्विंगे कहती है, हाँ मुझे पता है। ये सुन के तो मूरोंग भड़क जाती है कि क्या, तो भी? क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं खुद एक काउंटेस हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मूरोंग कहती है, मैं आज यहाँ पर तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे बातचीत करने आई हूँ। देखो लॉर्ड रुईयांग, जब तक कि हम साथ मिलकर काम करेंगे तब तक हम काउंटेस लियांग को भगाने में सफल होंगे। उस काउंटेस को भगाने के बाद हम फिर से अपनी लड़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सुनकर तो क्विंगे जोर जोर से हंसने लगती है, जो देख मूरोंग परेशान होते हुए कहती है, क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? क्विंगे कहती है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन इन सब में मुझे शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लोगों के पीठ पीछे चाली चलने की जहमत नहीं उठाऊंगी। इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए मन ही मन कहती है, इसके अलावा काउंटेस लियांग से निपटने का क्या फायदा है? इमोशनल मैटर्स को ऐसी पॉलिटिक्स से कभी हल नहीं किया जा सकता। खैर, पीछे रह गई मूरोंग क्वीन कहती है, चूँकि तुम मेरे साथ हाथ नहीं मिला रही, इसीलिए बाद में अफसोस मत करना। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट पर, जहां एम्परर और 9th प्रिंस के आते ही सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं। उसके बाद अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। क्विंगे भी बैठ जाती है और मास्टर भी आराम से बैठते हुए क्विंगे को आंख मारता है। इतना ही नहीं, वो क्विंगे को करीब खींचते हुए खुद से चिपका लेता है। ये देख तो क्विंगे भी शर्माने लगती है कि ओ नहीं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। उन दोनों को ऐसे लवी डवी होते हुए एम्परर और मूरोंग क्वीन भी देख रहे होते हैं। खैर, एम्परर बैंक्वेट को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आज हमारे पैलेस का ये बैंक्वेट डोंगलिंग के प्रिंस और काउंटेस के स्वागत के लिए रखा गया है। साथ ही महामारी के दौरान योगदान देने के लिए काउंटेस ऑफ रुईयांग का भी सम्मान करने के लिए रखा गया है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि डोंगलिंग के प्रिंस और लियांग की काउंटेस यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनकर क्विंगे भी अलर्ट हो जाती है और तभी वहाँ पर काउंटेस के साथ डोंगलिंग का प्रिंस जुआन युआन लेंग वहाँ पर आता है और ग्रीटिंग करता है एम्परर को। डोंगलिंग के प्रिंस को देखकर क्विंगे चौंक जाती है कि अरे, ये तो वही आदमी है जिसने जंगल में मेरी और सुआन की जान बचाई थी। इससे तो अपना नाम लोंगनान बताया था, तो क्या ये डोंगलिंग का प्रिंस है? अगर ये वही प्रिंस जुआन युआन लेंग है तो फिर वो उस समय बिजों में क्यों आया था? तो डोंगलिंग का प्रिंस क्विंगे की ओर देखते हुए कहता है, मैंने बहुत समय से मु क्विंगे के नाम के बारे में बहुत सुना था काउंटेस ऑफ रुईयांग के बारे में। आज उन्हें देखकर ऐसा लगता भी है कि वो वाकई में इस तारीफ की हकदार हैं। ये सुन हमारी क्विंगे तो चौंक जाती है, लेकिन डोंगलिंग का प्रिंस कंटिन्यू करते हुए कहता है, असल में काउंटेस ऑफ रुईयांग द्वारा बिजो के लिए किए गए कार्यों के बारे में मैंने बहुत सुना था, और इसके लिए मैं डोंगलिंग का प्रिंस जुआन युआन लेंग काउंटेस की बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ। क्विंगे भी हंसते हुए कहती है, प्रिंस, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, आप बहुत ही उदार हैं। साथ ही वो मन ही मन कहती है, क्या उस समय तुम्हारा बिजऊ में होना बस एक महज इंतफाक था? खैर, डोंगलिंग का प्रिंस कहता है, योर हाइनेस, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। इसी के साथ सर्वेंट आगे आके डब्बा खोलता है, जिसके अंदर एक बहुत ही चमकदार मोती होता है।
वो देखकर तो सभी की आंखें बाहर आ जाती हैं कि ये तो डोंगलिंग का सबसे बड़ा खजाना है, चमकदार ड्रैगन मोती। हमने सुना है कि दुनिया में ऐसे दुर्लभ मोती केवल 2 ही हैं और दोनों ही डोंगलिंग में ही हैं। डोंगलिंग का प्रिंस आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं आशा करता हूँ कि इससे दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध होंगे ताकि शांति बनी रहे और अब कोई और लड़ाई ना हो। एम्परर हंसते हैं कि हाँ, चूँकि डोंगलिंग के प्रिंस जुआन युआन इतनी ईमानदारी के साथ आए हैं तो मैं प्रिंस को निराश होकर घर कैसे लौटने दे सकता हूँ, इसीलिए मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करूँगा। ये सुनकर डोंगलिंग का प्रिंस भी खुश हो जाता है और आराम से अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसके बाद तो वो भी क्विंगे को घूरना शुरू कर देता है और ये सब देखते हुए हमारा मास्टर तो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। तभी एम्परर की एक कॉन्केबाइन आगे बढ़ते हुए कहती है, योर हाइनेस, डोंगलिंग के प्रिंस ने इतने साफ दिल से हमें एक गिफ्ट दिया है, तो क्यों ना अब हम इस मौके का फायदा 9 प्रिंस और लियांग की काउंटेस की शादी का निर्णय लेने के लिए उठाएं। ये सुनकर मुरोंग तो चौंक जाती है और वहीं पर काउंटेस और डोंगलिंग का प्रिंस एम्परर की ओर देखने लगते हैं। एम्परर जो कि खुद मुस्कुराते हुए मास्टर की ओर देखने लगते हैं, लेकिन हमारा मास्टर ये सब अवॉइड करते हुए कहता है, मैं अपनी शादी के लिए खुद से निर्णय लूंगा, इसलिए दूसरों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में ये सब सुनकर तो हमारी क्वींगे का भी मूड खराब हो चुका होता है। मास्टर का इतना रूड जवाब सुनकर एम्परर भी सोच में पड़ जाते हैं। शादी के बाद छेड़ने वाली उस कॉन्केबाइन को समझाते हुए दूसरी कॉन्केबाइन कहती है, अरे बहन, चूँकि प्रिंस जुआन और काउंटेस लियांग अभी कुछ समय पहले ही नानचू में आए हैं, तो इसीलिए हम इस टॉपिक पर बाद में आराम से भी बात कर सकते हैं। और जब तक कि प्रिंस जुआन को भी इतनी जल्दी नहीं है तो फिर आप इतनी चिंतित क्यों हैं? ये सुनकर तो वो कॉन्केबाइन चिढ़ जाती है कि तुम। इतने में एम्परर पीछे देखते हैं कि तुम दोनों शांत रहो। दोनों ही कॉन्केबाइन शांत हो जाती है, जो देखते हुए क्वींगे धीरे से कहती है, देखो तुम्हारी शादी का प्रबंध तो पहले से ही हो चुका है। मास्टर कहता है, शांत हो जाओ और अपना खाना खाओ। तभी वो समझाने वाली कॉन्केबाइन कहती है, क्वींगे, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने अपना काफी सारा वजन कम कर लिया है, जरा मेरे पास तो आओ, मैं जरा तुम्हें देखूं तो सही। क्वींगे उठ के उनके सामने पहुंच जाती है और कहती है, हाँ बोलिए योर हाइनेस। कॉन्केबाइन आगे कंटिन्यू करती है कि जब मैंने सुना था कि तुम बिजऊ पर यात्रा के लिए निकली हो तो मैं बहुत चिंतित हो गई थी। आखिरकार तुम जैसी एक यंग लड़की ऐसी खतरनाक जगह पर गई, ये तो बेहद चिंताजनक था। लेकिन बाद में मैंने सुआन से सुना कि तुम उसके साथ थी। इतना ही नहीं, तुमने तो उसकी जान भी बचाई। इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ क्वींगे। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कॉन्केबाइन ही हमारी सुआन की मदर है। क्वींगे कहती है, योर हाइनेस, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। हालांकि मैं पूरा श्रेय लेने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि थर्ड प्रिंस के साथ साथ बिजऊ के सभी लोगों ने बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि उन्होंने भी मेरी जान बचाई। कॉन्केबाइन कहती है, प्रिंस के रूप में सुआन ने बिजऊ के मामले में निपटने में काफी मदद की, जैसा कि उसे करना चाहिए था। लेकिन चूंकि क्वींगे ने महामारी को प्रभावित ढंग से ठीक कर दिया, तो इसीलिए योर मैजेस्टी, आपको क्वींगे को एक अच्छा इनाम देना चाहिए। एम्परर कहते हैं, बेशक मैं उसे अच्छे ही इनाम दूंगा, लेकिन पहले से ही वो एक काउंटेस है, उसके पास पैसे, टाइटल, रैंक की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए उसे ये सब देने का कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्केबाइन कहती है, मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि क्वींगे इस बारे में क्या सोचती होगी। चलो मैं कह ही देती हूँ। क्वींगे, क्या तुम रॉयल डॉटर इन लॉ बनने में इंटरेस्टेड हो? यानी कि क्या तुम मेरे सुआन से शादी करके मेरी बहू बनना चाहोगी? ये सुनकर हमारा मास्टर तो चौंक जाता है, लेकिन वही सुआन खुश हो जाता है। वहीं पर मौजूद 7 प्रिंस फेंगलैन भी ये सुनकर खुश नहीं होता है। तभी मास्टर वाइन का कप उठाते हुए गुस्से से कहता है, काउंटेस रुईयांग ने एक पूरे गांव के लोगों को बचाया, फिर भी इसका इनाम बस इतना ही है कि एक प्रिंस से शादी करना। कॉन्केबाइन यांग, आप तो सच में अपने चेहरे को बचा रही हैं। कॉन्केबाइन कहती है, 9 प्रिंस, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस। इतने में एम्परर कहते हैं, फेंग जिउ चैन, शांत रहो। इतने में क्वींगे कहती है, योर हाइनेस, आप सच में बहुत दयालु हैं। मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। सभी प्रिंस भगवान के प्रिय हैं, इसीलिए क्वींगे के मन में उनके प्रति ऐसी कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं है। कॉन्केबाइन यान कहती है, क्वींगे, तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। भले ही हम तुम्हारे सास ससुर नहीं बन सकते, फिर भी मैं तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करूंगी जैसे कि तुम मेरी अपनी बेटी हो।
क्विंगे भी खुश होते हुए कहती है, योर हाइनेस, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। जाहिर है क्विंगे ने बड़े प्यार से ही सही, लेकिन स्वान को रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए हमारा बेचारा स्वान उदास हो जाता है और वाइन पीने लगता है। तभी डोंगलिंग का प्रिंस खांसते हुए सबका ध्यान खींचता है और खड़े होके कहता है, मैंने सुना है कि काउंटेस रुई यांग लियो जियान युआन सॉन्ग को बजाने में बहुत अच्छी हैं। मुझे हैरानी है, लेकिन क्या मुझे इसे सुनने का सम्मान मिल सकता है? क्विंगी कहती है, प्रिंस जुआन, आपके लिए मेरा इस सॉन्ग को बजाना सम्मान की बात होगी। उसके बाद तो वहाँ पर जितार लाया जाता है और हमारी क्विंगे आराम से बैठ के जितार बजाना शुरू कर देती है। क्विंगे के इस मधुर से सॉन्ग को सभी लोग मन लगा के सुन रहे होते हैं और सबको इस सॉन्ग में खोए हुए देखकर सेवेंथ प्रिंस फैंगलन मन ही मन कहता है, क्विंगे क्विंगे क्विंगे, तुमने कितने सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तभी क्विंगे भी अपना जितार बजाना कंप्लीट कर लेती है, जिससे कि सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। साथ ही डोंगलिंग का प्रिंस जुआन कहता है, मैंने लियो जियान युआन की ये पूरी रिदम कभी नहीं सुनी, ये तो वाकई बहुत अद्भुत है। तभी मूरोंग कहती है, मैंने सुना है कि काउंटेस ऑफ लियांग भी अच्छा बजा सकती हैं। तो काउंटेस लियांग, क्या आप सभी के लिए एक टुकड़ा बजा सकती हैं? प्रिंस जुआन कहता है, लियांग, क्या तुम बजाना चाहती हो? काउंटेस जोर जोर से हंसते हुए कहती है, ताई लियांग का पियानो स्किल्ड काउंटेस रुई यांग से बेहतर नहीं है, इसीलिए मैं केवल बदसूरत प्रदर्शन ही कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जरूर करूँगी। उसके बाद तो काउंटेस भी जितार बजाना शुरू करती है। सभी लोग उनकी धुन सुनकर क्लैपिंग करने ही वाले होते हैं कि इतने में जितार नीचे गिर जाता है और काउंटेस अपना सर पकड़ते हुए कहती है, ओ नहीं, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। इसी के साथ वो गिरकर बेहोश हो जाती है। प्रिंस जुआन फटाफट उसे संभालने लगता है और ये सब देखते हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पॉइजन दिया गया हो। अब ये सुनकर एम्परर की नजरें सीधा क्विंगे की ओर जाती है और बेचारी क्विंगे भी घबरा जाती है कि ओ नहीं, अब तो ये मुझ पर ही डाउट करेंगे। इतने में मास्टर कहता है, क्विंगे, असल में हमारी क्विंगे भी गिरकर बेहोश हो जाती है। ये सब देखते हुए एम्परर चिल्लाकर कहते हैं, इस मामले में इस इलाके को बंद कर दो। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन मेरी नाक के नीचे से इन्हें पॉइजन देने की हिम्मत करता है, किसमें है इतनी हिम्मत। कॉन्केबाइन यांग कहती है, जाओ और जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। मैं हैरान हूँ कि इनको पॉइजन कैसे दिया जा सकता है, केवल इन्हीं दोनों को। इससे तो ये पता चलता है कि खाने में कोई समस्या नहीं थी। एकमात्र चीज जिसके कांटेक्ट में ये दोनों ही आई हैं, वो है ये जितार। ये सब सुनकर मास्टर और प्रिंस जुआन तो हैरान होते हैं। वहीं पर मूरोंग क्वीन थोड़ा चिंतित हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं, जिन्हें देख एम्परर कहते हैं, जल्दी करो और काउंटेस लियांग की जांच करो। डॉक्टर काउंटेस लियांग को चेक करने के लिए पहुँचने ही वाला होता है कि इतने में मास्टर उसे धमकाते हुए कहता है, क्या अब मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हें पहले किसकी जाँच करनी चाहिए? ये सुन के वो फिजिशियन यानी कि वो डॉक्टर घबरा जाता है। इतने में डोंगलिंग का एक बंदा कहता है, हम यहाँ ईमानदारी से आए थे, लेकिन हमें नांचू में पॉइजन दिया गया। अगर काउंटेस को कोई भी परेशानी हुई तो 9 प्रिंस उसका परिणाम भुगतेंगे। डॉक्टर कहता है, आप लोगों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों ही काउंटेस की एक जैसी ही सिचुएशन है, यानी कि दोनों को ही एक ही पॉइजन दिया गया है, जिसका असर दोनों पे एक जैसा ही होगा। तो मैं पहले इसी के साथ वो क्विंगे के हाथों को देखते हुए कहता है, क्रूसियो पाउडर, ये बहुत आम पॉइजन है और ये मौत का कारण बन सकता है। ये पॉइजन शरीर की हर एक नस में फैल जाएगा, लेकिन इसका इलाज मुश्किल नहीं है। बस समय रहते इसका इलाज कर लिया जाना चाहिए। दोनों काउंटेस को यही पॉइजन दिया गया है, लेकिन वे केवल बेहोश हुई हैं। तो मैं जल्द ही सही दवा लाने के लिए किसी को कहता हूँ। उसके बाद तो एम्परर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि जो लोग भी जितार के कांटेक्ट में आए थे, उन सभी लोगों को पकड़ो। उसके बाद तो उन सभी सर्वेंट्स को जमा कर लिया जाता है जिन्होंने भी जितार को टच किया था। उसके बाद एम्परर को बताया जाता है कि योर मैजेस्ट्री, मिनिस्टर ने अभी अभी जितार के तार की जांच की है और उन्होंने पाया कि अपराधी बहुत चालाक है। वे जानते हैं कि तारों पर छिपे पॉइजन को छिपाने के लिए मोम की एक पतली परत का यूज कैसे किया जाता है। उन्होंने ये भी उम्मीद की थी कि आज 2 लोग जितार बजाएंगे, इसीलिए पहले व्यक्ति के बजाते ही उस पर लगा मोम
साफ हो जाएगा और जब दूसरा व्यक्ति जितार प्ले करेगा तो पॉइजन उनके उंगलियों के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाएगा। एम्परर कहते हैं तो तुम्हारा मतलब ये है कि वो अपराधी काउंटेस लियांग के पीछे था। प्रिंस जुआन कहता है जबकि लियांग पहली बार ही नानचू आई है तो उसकी किसी से दुश्मनी कैसे हो सकती है, तो किसी व्यक्ति ने जानबूझकर उसकी हत्या करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को अच्छी तरह से निपटाएंगे। एम्परर कहते हैं प्रिंस जुआन कृपया निश्चित रहिए, मैं डोंगलिंग को एक सही एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद तो उन सभी सर्वेंट्स उन सभी मेड्स को मारा पीटा जाने लगता है ये पूछने के लिए कि बताओ तुम में से ये सब किसने किया। तभी क्विंगे मास्टर के कपड़े को पकड़ती है जिससे मास्टर का ध्यान भी उस पर जाता है और हमारी क्विंगे उसे एक आंख मारती है और फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए बताती है कि मैं तो बस दिखावा कर रही हूँ बेहोश होने का। ये जानकर मास्टर को भी राहत मिलती है कि उसकी क्विंगे बिल्कुल ठीक है। वैसे भी क्विंगे एक ग्रेट फिजिशियन बेंजिया भी तो है, जाहिर है ये छोटे मोटे पॉइजन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वेल इधर एक मेड दर्द में चिल्लाते हुए कहती है योर मैजेस्टी हमारी जान बख्श दीजिए, हमने सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भले ही आपने मुझे करेज दिया हो लेकिन फिर भी मैं काउंटेस रुई यांग या फिर काउंटेस लियांग को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, कृपया जाने दीजिए। इतने में उसे लात मारकर दूर कर दिया जाता है कि चुप करो, एम्परर के सामने इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो वो दूसरी मेड की ओर बढ़ता है और तलवार निकालते हुए उसे डराता है कि सच बताओ वरना अगली बार मैं कपड़े नहीं बल्कि तुम्हारी गर्दन काटूंगा। तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हे, तुम बोलती हो या नहीं? बेचारी मेड कांपते हुए कहती है नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ। तभी मास्टर कहता है तो ऐसा लगता है कि तुम लोग अपना मुंह नहीं खोलोगे। उसके बाद तो वो बहुत ही गुस्से में उस मेड के पास आते हुए कहता है अगर तुम लोग अब भी इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा और उसका सूप बनाकर प्रिंस जुआन को पीने के लिए दूंगा। तुम्हारी ये आंखें। बेचारी मेड तो घबरा जाती है कि अरे नहीं नाइन्थ प्रिंस। मास्टर कंटिन्यू करते हुए कहता है वो कौन इंसान है जो तुम्हें इतना दुख दे रहा है? क्या उस इंसान के लिए इतना कुछ करना ठीक भी है? सारी मेड्स तो कांप रही होती हैं और मास्टर वापस आंखों की ओर बढ़ते हुए कहता है तो फिर ठीक है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो। इतने में एक मेड चिल्लाते हुए कहती है रुको वो मैं थी। ये सब मोरोंग क्वीन द्वारा व्यवस्थित किया गया था, उन्होंने ही ये सब करने के लिए मजबूर किया। सच्चाई सामने आते ही मोरोंग क्वीन चिल्लाते हुए कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मेड तो अपने पास से क्रूसियो पाउडर निकाल कर दे देती है जिसे डॉक्टर देखते हुए कहते हैं हाँ ये वही पॉइजन है। मोरोंग क्वीन नौटंकी करते हुए कहती है क्रूसियो पाउडर ये क्या है? मेरा काउंटेस लियांग को मारने का कोई इरादा नहीं था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उसे भीड़ के सामने अपमानित करना चाहती थी। वो मेड कंटिन्यू करते हुए कहती है ओह बेशक काउंटेस मोरोंग क्वीन ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगी, वो तो केवल काउंटेस लियांग को पीटना चाहती थी और पब्लिक के बीच अपमानित करना चाहती थी। चूँकि काउंटेस मोरोंग क्वीन का ये प्लान था इसीलिए मैंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मोरोंग क्वीन तो शॉक हो जाती है और एम्परर चिल्लाते हुए कहते हैं ठीक है चूँकि काउंटेस मोरोंग क्वीन वो नहीं थी जिसने तुम्हें उकसाया इसीलिए मैं तुम्हें अकेले ही मरने के लिए छोड़ दूंगा। अगर तुम ये सच बता दो कि तुमने काउंटेस लियांग को मारने की कोशिश क्यों की तो शायद मैं तुम्हें बदतर मौत ना दूं। वो मेड गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें यहाँ पर शराब पीने और शादी पर चर्चा करने का अधिकार किसने दिया? मेरी पूरी फैमिली 8 साल पहले युद्ध के दौरान डोंगलिंग की वजह से मर गई। मुझे अपना बदला चाहिए, मैं चाहती हूँ कि डोंगलिंग को दफना दिया जाए। एम्परर गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं सर्वेंट्स इसे बाहर खींचकर ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। सर्वेंट्स उस मेड को घसीट कर ले जाने लगते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो हंसते हुए कहती है आखिर स्वार्थी कौन है? न्याय और निपक्षता का कोई मोल नहीं है। खैर उसके जाने के बाद मास्टर मोरोंग से कहता है तुम्हारा काउंटेस का टाइटल छीन लिया जाएगा, तुम अब से कोई लॉर्ड या काउंटेस नहीं रहोगी और तुम्हें तुम्हारे ही घर में कैद कर दिया जाएगा। मैं अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। बेचारी मोरोंग क्वीन उसका तो पत्ता ही साफ हो गया। हम देखते हैं एक कैरेज जिसके अंदर हमारी क्वींगे लेटी होती है और चांसलर मुंह कहते हैं क्वींगे क्या तुम अभी भी नहीं जागी? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पिछले चैप्टर में क्वींगे बेहोश होने का नाटक कर रही थी, इसलिए क्वींगे तुरंत हंसते हुए उठकर बैठ जाती है कि ओ फादर क्या मैंने आपको परेशान कर दिया? चांसलर मुंह क्वींगे के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं क्वींगे
आज तुमने बढ़िया नाटक किया। इस बार ये वाकई काफी इंटरेस्टिंग था। असल में वो तो काउंटेस लियांग को निशाना बना रही थी, लेकिन उसकी तैयारी तुम्हें नीचे खींचने की थी और बिना किसी कारण तुम्हें तकलीफ देने की थी। क्विंगे कहती है, फादर, तो क्या आप भी ये सोचते हैं कि वो हत्यारी केवल काउंटेस लियांग को ही पॉइजन देना चाहती थी? जिथार को छूने वाले उन 4 नौकरों को छोड़कर 2 अन्य लोग जिन्होंने इसे छुआ था, वो मैं और काउंटेस लियांग थे। अगर उस समय मुझे पॉइजन ना दिया गया होता और केवल काउंटेस लियांग को ही पॉइजन दिया गया होता, तो आपके अनुसार असली कल्प्रिट कौन हो सकता था? I mean, आपको कौन सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगता? चांसलर कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? उसके बाद तो वो भी सोचने लगते हैं कि हाँ, अगर केवल काउंटेस लियांग को ही पॉइजन दिया गया होता तो हर कोई क्विंगे को ही ब्लेम करता कि दवा के बारे में जानने वाला इंसान आखिर पॉइजन के बारे में कैसे नहीं जानेगा। हर कोई केवल क्विंगे को ही मारने के लिए कहेगा। हर कोई क्विंगे को इविल वुमेन का टैग दे देगा। क्विंगे आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि उनका प्लान एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना था। काउंटेस लियांग से तो वो छुटकारा पा ही लेते, साथ ही मुझे अन्याय में पड़े रहने देते और इस तरह से वो मुझसे भी छुटकारा पा लेते। ये इंसान बहुत ही चालाक है। चांसलर कहते हैं, क्विंगे, तुम्हें कैसे पता चला कि जिथार पर पॉइजन है? क्विंगे हंसते हुए कहती है, फादर, आप भूल गए हैं क्या? मैं कुल्लून के सबसे स्मार्ट डॉक्टर के साथ फिजिशियन से मेडिकल के बारे में काफी कुछ सीखा था। अच्छा एक्सपीरियंस लिया था मैंने उनसे, इसीलिए मैंने भी जानबूझकर अपनी उंगली को चोटिल किया ताकि वो पॉइजन मेरी बॉडी में भी आ जाए, जिससे उनका प्लान फेल हो गया। चांसलर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी न जानो, भले ही कोई भी तुम्हारी बुराई ही क्यों न करे। मैं तुम्हारे लिए न्याय प्राप्त करूँगा क्विंगे, फिर चाहे इससे मेरी खुद की सिचुएशन ही खतरे में क्यों न पड़ जाए। क्विंगे हंसते हुए कहती है, फादर, चिंता मत करिए, मैंने अपनी नसों को सील करने के लिए केवल एक सिल्वर नीडल का यूज किया, इसीलिए अगर डॉक्टर समय पर नहीं भी आता तो भी मैं ठीक ही रहती। चांसलर कहते हैं, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं हैं। मोरंग क्वीन बस इतना ही करना चाहती थी कि तुम्हें काउंटेस लियांग को पॉइजन देने के आरोप में फंसाया जाए, लेकिन वो नौकर कौन था जिसने उसे उकसाया था? तुमने जो कहा वो सही है। अगर काउंटेस लियांग की मृत्यु नाचू में हो जाती तो मुझे डर है कि चर्चा युद्ध में बदल जाती। तभी अचानक कैरेज रुक जाता है, जिससे कि क्विंगे बाहर झांकते हुए कहती है, यिंग, क्या कुछ गलत है? यिंग कहता है, मिस, मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद तो यिंग क्विंगे को लेकर पहुंच जाता है एक छोटे से होटल यानी कि धर्मशाला में। मास्टर को देखते ही क्विंगे कहती है, मुझे लगा कि तुम अब भी पैलेस में काउंटेस को पॉइजन दिए जाने वाले मामले की जाँच कर रहे होंगे। मास्टर गुस्से से क्विंगे की ओर देखते हुए कहता है, अब चुप हो जाओ। क्विंगे भी घबरा जाती है कि अरे नहीं, क्या मैंने इसे गुस्सा दिला दिया? मास्टर तो अब भी क्विंगे को बड़े गुस्से से देख रहा होता है, जिससे हमारी क्विंगे भी घबरा जाती है। खैर, मास्टर क्विंगे के करीब आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए गुस्से से कहता है, तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? क्विंगे कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि वो स्थिति इससे और बिगड़े। मास्टर कहता है, क्या तुम मुझ पर इतना ही भरोसा करती हो? क्या तुम जानती भी हो कि उस समय मैं? इतने में क्विंगे चिल्लाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। शुक्र है कि डॉक्टर समय पर आ गया, वरना काउंटेस लियांग तो अभी भी खतरे में पड़ी रहती। मास्टर भी क्विंगे को गले लगाते हुए कहता है, हाँ, शुक्र है कि तुम ठीक हो। लेकिन फिर हमारी क्विंगे चौड़ में आते हुए कहती है, रुको, क्या हम एक कोल्ड वॉर में नहीं थे? मास्टर कहता है, नहीं, हम किसी ऐसी चीज में शामिल नहीं हैं। चूँकि अब सब कुछ ठीक है तो क्यों ना हम बाहर घूमने चले, तुम इसे हमारी डेट भी मान सकती हो। क्विंगे भी खुशी से कह देती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद तो वो दोनों ही मार्केट में घूमने के लिए निकल आते हैं। वहाँ पर ढेर सारी चीजें बिक रही होती है और एक खाने वाली चीज को देखकर क्विंगे मास्टर को उसी ओर ले जाते हुए कहती है, क्या मुझे ये मिल सकता है? क्विंगे तो वो ले भी लेती है और मास्टर कहता है, क्या इसे खा सकते हैं? क्विंगे मुंह फुलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही टेस्टी होता है, तो चलो इसे आजमाओ। वैसे तुम्हारे अनुसार पॉइजन के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? वो बहुत ही साहसी है। उसने एम्परर और तुम्हारे नाक के नीचे से काउंटेस का मर्डर करने का ट्राई किया। उसके लिए नौकरों की नफरत का फायदा उठाना कोई लास्ट मिनट का प्लान नहीं लगता। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। अरे नहीं, क्या ये हो सकता है? 4th प्रिंस यूमिंग, क्या उसे कोल्ड पैलेस में बंद
एम्प्रेस ने भड़काया होगा ऐसा कुछ करने के लिए। मास्टर कहता है अब जबकि हम बाहर घूमने के लिए आए हैं तो तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं अच्छे से जांच करूंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। उसके बाद तो वो दोनों ही मस्त घूमने फिरने लगते हैं और थोड़ी देर बाद क्विंगे ढेकार मारते हुए कहती है मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, क्या मैं एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह दिख रही हूँ? मास्टर कहता है हाँ सचमुच, और बच्चे का फादर होगा। ये सुन क्विंगे तो शर्मा जाती है और मन ही मन कहती है ओ नहीं, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन मास्टर तो उसको परेशान करते हुए कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें अपने साथ घसीट कर एम्परर के पास ले जाऊं? तो तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सोचेंगे कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? क्विंगी चिल्लाते हुए कहती है ओ बकवास बंद करो, इसके बारे में मत सोचो। क्विंगी को ऐसे परेशान होते देख मास्टर उसका सर सहलाते हुए कहता है तो मेरी छोटी लोमड़ी, इस बार तुम मुझसे डर गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन कॉन्क्यूबाइन यांग, जो कि हमारे स्वान की माँ भी है, वो आराम से गार्डन में खड़ी होती है और मेड उससे कहती है कि कल पैलेस में दोनों काउंटेस को पॉइजन दिया गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्रेस ने अभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने ही मूरंग क्वीन को उकसाया? कॉन्क्यूबाइन कहती है अगर काउंटेस लियांग की मौत का कारण क्लियर नहीं होगा तो इससे उन्हें क्या फायदा होगा? इन सब के पीछे जो भी इंसान है हमें उससे सावधान रहना चाहिए। मेड कहती है योर हाइनेस, हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन थर्ड प्रिंस को इस पद की चिंता नहीं है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। कॉन्क्यूबाइन कहती है स्वान ने पहले कभी कठिनाई का अनुभव नहीं किया था, इस बार उसे कल के बैंक्वेट में बहुत अच्छा स्वाद मिला, उसे अब ये बात समझ लेनी चाहिए। आई थिंक ये क्विंगे द्वारा मिले स्वान को रिजेक्शन के बारे में बात कर रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं क्विंगे को जो कि अपने बेंजिया वाले गेटअप में आ चुकी होती है और उसके साथ में होती है यान। वेल गाइस, आप लोगों को याद तो है ना, मास्टर ने यान को क्विंगे की सेफ्टी के लिए भेजा था और तब से ही ये हमारी क्विंगे की मेड बनकर रह रही है। असल में ये दोनों ही मूव मेंशन से बाहर जा रहे होते हैं और क्विंगे खुशी से कहती है तो मैंने यिंग से सुना कि उसे एक अच्छी दुकान मिल गई है। यान कहती है ग्रेट फिजिशियन बेंजियाओ के बारे में दुकान के मालिक ने सुना और उसने जब ये सुना कि आपने बिजऊ में कितनी अच्छी तरह से काम किया और लोगों को बचाया तो वो खुद ही खुशी से ये दुकान आपको देने के लिए तैयार हो गया। तो तकनीकी रूप से देखें तो हम वो नहीं है जिसने वो दुकान ढूंढा, बल्कि दुकान का मालिक खुद आपको वो दुकान देना चाहता है। क्विंगी कहती है आई ऐसा भी है क्या? यान कहती है हाँ मेरी मास्टर, यानी कि आप बहुत ही कमाल की हैं। क्विंगे भी मन ही मन कहती है तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं। वो दोनों ही मस्त बातें करते हुए जा ही रही होती है कि तभी अचानक क्विंगे के सामने डोंगलिंग का प्रिंस जुआन आ जाता है। क्विंगे के रुकते ही प्रिंस जुआन कहता है क्या मुझे आपको यंग मास्टर बेंजियाओ या फिर काउंटेस रुईयांग कहना चाहिए? क्विंगे कहती है अच्छा, तो क्या मुझे आपको प्रिंस जुआन कहना चाहिए या फिर लोंगनान? प्रिंस जुआन कहता है क्या यंग मास्टर बेंजियाओ मेरे साथ चल के नानचू के कैपिटल की खूबसूरती देखना चाहेंगे? क्विंगे यान की ओर देखती है और उसे जाने का इशारा करती है, यानी कि क्विंगे उसके साथ चलने के लिए तैयार है। क्विंगे प्रिंस जुआन से कहती है प्रिंस जुआन, मुझे पता था कि आप यहाँ आएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये क्षण इतना जल्दी आएगा। प्रिंस जुआन कहता है ओ काउंटेस रुईयांग को ये कैसे पता चला कि मैं आऊंगा? क्विंगे कहती है प्रिंस जुआन ने अपनी पहचान छुपाई और बिजऊ में आए। इतना ही नहीं, उन्होंने जिसकी जान बचाई वो एक काउंटेस निकली। आप यहाँ पर मुझे बस चेतावनी देने आए थे ताकि मैं अपना मुंह खुला न छोड़ दूं, है ना? पासी के पेड़ पे जोर से हाथ मारते हुए प्रिंस जुआन कहता है क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम पर हमला करूंगा? क्विंगे कहती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते। इसी के साथ वो अपनी निडल निकाल लेती है। प्रिंस जुआन भी पीछे हटते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हें कोई चेतावनी देने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी सिस्टर लियांग के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लियांग और नाइन्थ प्रिंस के बीच होने वाली शादी में शामिल नहीं होगी। ये सुन क्विंगे कहती है अगर आज काउंटेस लियांग यहाँ आकर ये सब कहती तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन क्या ये सब तुम्हें कहना चाहिए? प्रिंस जुआन कहता है क्या तुम सच में प्रिंसेस कॉन्सर्ट बनना चाहती हो, मतलब नाइन्थ प्रिंस की वाइफ? मेरी राय में तो तुम एक प्रिंसेस कॉन्सर्ट बन के एक पैक्ड पैलेस में रहने के बजाय खुले आसमान में उड़ने के लिए ज्यादा सुटेबल हो। क्विंगे कहती है तुम गलत हो, मुझे अपनी पहचान की परवाह नहीं है, हालांकि मैं आजादी से जीने के लिए तरसती हूँ।
हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए इसे भी छोड़ने को तैयार हूँ। प्रिंस जुआन कहता है, क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? क्विंगे कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे अभी के लिए कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। इसी के साथ क्विंगे वहाँ से जाने लगती है। पीछे रह गया प्रिंस जुआन चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन क्या तुम सच में सोचती हो कि दो देशों के बीच 5 साल पहले ही तय हुए शादी के कॉन्ट्रैक्ट को बदला जा सकता है? ये सुन क्विंगे मुस्कुराती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंगे मास्टर को उसकी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। मास्टर भी अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि इसी बीच वो अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाता है, जहाँ पर एम्परर गुस्से में अपना कप फोड़ते हुए कहते हैं, क्या तुमने सुना मैंने जो कहा? मास्टर कहता है, मैं अपने भाई के साथ तय किए गए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रद्द करने के लिए बातचीत करने आया हूँ, इनफैक्ट कर रहा हूँ। एम्परर तो भड़क जाते हैं कि फेंग जू चैन। उनका इनुच उनको शांत कराता है कि ही इज मैजेस्टी, कृपया शांत हो जाइए। लेकिन एम्परर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम सच में उस मुंह क्विंगे के चक्कर में पड़ गए हो? लगता है कि मैं गलत था, मुझे शुरू से ही तुमसे वादा नहीं करना चाहिए था। तुम उसे लेकर इतने पागल कैसे हो सकते हो? और ये कौन जानता है कि उससे शादी कर लेने के बाद वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? देखो, अगर तुम उससे शादी करोगे तो इससे तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचेगा। फेंग जू चैन यानी कि हमारा मास्टर कहता है, भले ही क्विंगे एक सुंदर लड़की है जो कि मुसीबतें लाती हैं, लेकिन फिर भी मैं फेंग जू चैन ने अपना मन पहले ही बना लिया है। मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। एम्परर खांसते हुए गुस्से से कहते हैं, क्या तुम मुझे बस गुस्सा दिला दिला कर मार डालना चाहते हो? मास्टर परेशान हो जाता है और कहता है, ब्रदर। लेकिन एम्परर उसका हाथ हटा देते हैं और बैठ जाते हैं। मास्टर कहता है, ब्रदर, अगर ये पहले जैसा नहीं होता तो क्या आप यून रोंग के बाद भी दूसरी औरतों को चाहते? ये सुन एम्परर चौंक जाते हैं और कहते हैं, हालांकि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ना चाहता था, पर उसका दिल मेरा नहीं था। मास्टर कहता है, फिर भी ब्रदर, लेकिन आप मुझे और क्विंगे को इतनी कठोरता से अलग क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझे अपना कोई दूसरा रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? एम्परर कहते हैं, देखो फेंग जू चैन, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि मू रोंग क्वीन से तुम्हारी शादी नहीं की जाएगी, लेकिन ये तयशुदा शादी बहुत पहले ही तय हो चुकी थी, तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को तोड़ नहीं सकते। अब तुम्हारे पास पीछे हटने का मौका नहीं है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम नानचू की रक्षा करोगे, तुम मेरे देश की रक्षा करोगे? लेकिन देखो अब तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम अब भी अपने फैसले को नहीं बदलोगे और मेरे दिल पर चाकू घोंपोगे? तभी कोई कहता है, तुम्हारे साथ क्या गलत है? इसी के साथ मास्टर फ्लैशबैक से वापस रियलिटी में आ जाता है, जहाँ क्विंगे उसे होश में ला रही होती है कि तुम कहाँ खोए हो। मास्टर फ्लैशबैक से बाहर तो आ जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे इसके कपड़े भी बदल जाते हैं। खैर, मास्टर कहता है, क्विंगे, डोंगलिंग के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को तोड़ने के लिए आज मैं एम्परर से बात करने गया था। क्विंगे कहती है, तो क्या सब कुछ बेकार रहा, काम नहीं बना? मास्टर कहता है, मैं इस मामले में समझौता नहीं कर सकता क्विंगे। क्विंगे कहती है, लेकिन इस शादी का इफेक्ट पड़ता है। उसके आगे वो धीरे से कहती है, अगर तुम इससे समझौता करने की हिम्मत करते भी हो तो मैं तुम्हें अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना लूंगी। मास्टर कहता है, प्रॉब्लम्स की तुलना में सोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। क्विंगे कहती है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। मास्टर कंटिन्यू करता है कि लेकिन एम्परर का रूप रंग अच्छा नहीं लगता है कि उसने अपना वजन बहुत कम कर लिया है। क्विंगे कहती है, तो क्या वो मेरे बिजऊ जाने से पहले ठीक नहीं थे? क्या मैं पैलेस जाकर एक बार उनकी जांच कर लूं? मास्टर कहता है, नहीं, चिंता मत करो, मौसम हाल ही में बदल गया है, तो हो सकता है कि एम्परर को सर्दी लग गई हो। इसी के साथ वो मन ही मन कहता है, एम्परर के मन में क्विंगे के प्रति बहुत नफरत है, इसीलिए इन दोनों का मिलना अभी सही नहीं है। तभी वहाँ पर फेंग आते हुए कहता है, मास्टर, कुछ बुरा हुआ है। अंधेरे जेल में पैलेस की नौकरानी की हत्या कर दी गई है। फिर क्या था, ये दोनों ही पहुँचते हैं अंधेरी जेल में, जहाँ पर वो मेड यानी कि नौकरानी मर चुकी होती है और उसके पास ही में एक नकाबपोश भी मरा होता है। वेल गाइस, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ये वही नौकरानी है जिसने काउंटेस लियांग को पॉइजन दिया था जिथार में लगाकर और क्विंगे को फंसाने की कोशिश भी की थी। वेल, क्विंगे उस नौकरानी को देखते हुए कहती है, ये तो सच में मर चुकी है। ये सुन मास्टर अपने लोगों की ओर देखता है और पूछता है, यहाँ पर हुआ क्या था? यिंग बताना शुरू करता है कि मास्टर
मास्टर, जो कि आपने कहा था कि आप मिस क्विंगी के साथ मिलकर इससे पूछताछ करोगे, बस इसीलिए मैंने इसे जेल से निकाल कर यहाँ पर शिफ्ट किया। लेकिन अचानक यहाँ पर काले लिबास में कोई आ गया। मैंने उसे देखते ही उससे तलवार से काट दिया, जिससे कि वो जमीन पर गिर गया। लेकिन हमें क्या पता था कि वो बस नाटक कर रहा था। जैसे ही हमारा ध्यान बटा, उसने इस नौकरानी को मार डाला और अपनी जीभ काट कर भी मर गया। यानी उसने आत्महत्या कर ली। हम अपना काम करने में फेल रहे हैं, तो प्लीज आप हमें पनिश कीजिए। क्विंगे उस नौकरानी के अंदर से वो खंजर निकाल देखते हुए कहती है, इस पर जानलेवा पॉइजन लगा हुआ था। वे लोग इसे किसी भी हाल में चुप कराना चाहते थे। ये सुन मास्टर भी अपने लोगों पर भड़कते हुए कहता है, तुम सभी अपना पनिशमेंट लेने के लिए हॉल में जाओ। वे सभी भी हाँ बोलकर चले जाते हैं और क्विंगे कहती है, ऐसा लगता है कि मास्टरमाइंड कोई ऐसा इंसान है जो कि नाइन्थ प्रिंस के पैलेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पर भी जासूसी करने के लिए किसी को भेजा था। और जैसे ही उन्हें हमारे आज के प्लान के बारे में पता चला कि आज हम इससे पूछताछ करने वाले हैं, कि इससे पहले ही उन्होंने कार्रवाई कर दी। खंजर पर लगा पॉइजन भी आम नहीं है। शायद तुम इसका इस्तेमाल सुराग के तौर पर कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि असली मास्टरमाइंड कौन है। मास्टर भी मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वो मास्टरमाइंड काफी चिंतित महसूस कर रहा है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है काउंटेस लियांग पर, जो कि अपनी आंखें खोलती है और उसे होश में आया देख उसकी नौकरानी खुशी से कहती है, अंततः आप जाग गयी। इतने में वहाँ पर प्रिंस जुआन भी आ जाता है, जिसे देख काउंटेस लियांग कहती है, ब्रदर क्या हुआ था? प्रिंस जुआन कहता है, तुम्हें पॉइजन दिया गया था। पैलेस में किसी ने जिथार पर पॉइजन डाला था। इसी के साथ काउंटेस लियांग को याद आता है कि कैसे मास्टर को क्विंगे की ज्यादा फिक्र थी और उसने मुझे छोड़कर उसे पहले गोद में उठाया था। उसके बाद तो वो पूछती है, क्या काउंटेस रुईयांग को भी पॉइजन दिया गया था? प्रिंस जुआन कहता है, नाइन्थ प्रिंस ने पहले ही पैलेस की उस नौकरानी को पकड़ लिया है जिसने पॉइजन दिया था और अब उसे पूछताछ के लिए ले गए हैं। काउंटेस लियांग उदास होते हुए कहती है, तो ऐसा लगता है कि अफवाहें सच थी। नाइन्थ प्रिंस सच में काउंटेस रुईयांग को पसंद करता है। हालांकि मैंने पहले कभी इस तरह का फील नहीं किया है, लेकिन जब मैंने उसे देखा कि वो काउंटेस रुईयांग के लिए कितना चिंतित था, तो मुझे पता चला कि ये तो असल में प्यार का ही एक रूप है। प्रिंस जुआन उसे कंफर्टेबल फील कराते हुए कहता है, लियांग क्या मैं तुम्हें डोंगलिंग वापस ले जाने के लिए किसी को भेज सकता हूँ? मैं बाकी का ख्याल रख लूंगा। काउंटेस लियांग हंसते हुए कहती है, नहीं, मैं हार नहीं मानने वाली। डोंगलिंग के लिए और अपने लिए क्या मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए? ये शादी हमारे दोनों देशों के बीच तय हुई थी। ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि वो इसे मना कर सकता है। इसके अलावा मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी भी तरह काउंटेस रुईयांग से कम नहीं हूँ। प्रिंस जुआन कहता है, हाँ लियांग, तुम उससे हर मामले में ही बेहतर हो। मुझे नहीं पता कि ये शादी तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी। मैं तो बस यही चाहूँगा कि तुम हमेशा एक बच्ची ही रहो, जैसी तुम हमेशा से थी, एक छोटी खुश लड़की। साथ ही वो मन ही मन कहता है, ये मेरी असफलता ना होती तो तुम्हें आज हमारी देश की शांति के लिए इतना बड़ा बोझ उठाने की जरूरत ना पड़ती। तुम्हें इस शादी के लिए बाध्य न होना पड़ता। प्रिंस जुआन को इस तरह से सोचते देख काउंटेस लियांग कहती है, ब्रदर, मैं आपको ऐसे सोचने की इजाजत नहीं देती। लियांग यानी कि मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। प्रिंस जुआन कुछ भी नहीं कहता और काउंटेस लियांग हंसते हुए कहती है, ब्रदर, मैं थोड़ा थक गई हूँ, तो तुम भी बाहर जाकर आराम करो और मेरी चिंता मत करो। प्रिंस जुआन भी उसे चादर उड़ाते हुए कहता है, ठीक है, तो तुम भी अब आराम करो। प्रिंस जुआन तो वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है, लेकिन काउंटेस लियांग रोने लगती है। बाहर आते ही प्रिंस जुआन अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि नाचू के अंदर की जाँच जल्द से जल्द पूरी करो। डोंगलिंग में स्थिति अभी अशांत है। अगर हम नाचू के साथ इस शतरंज की बाजी को नहीं जीतते तो डोंगलिंग लौटने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उसके लोग भी कहते हैं, जी माय लॉर्ड। साथ ही उनमें से एक आगे आते हुए कहता है, माय लॉर्ड, वो इंसान अभी भी वही हैं। प्रिंस जुआन कहता है, मैं जल्द से जल्द उस सच का पता लगा लूंगा। बेशक अगर सच वैसा ही निकला जैसा कि हमने सोचा था, तब भी हमें डोंगलिंग वापस जाना होगा। यानी कि प्रिंस जुआन के भी कुछ अपने सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में वो पता लगाने के लिए यहाँ नानचू में आया है।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। हर कोई घुड़सवारी में रेसिंग कर रहे होते हैं। प्रिंस जुआन भी काउंटेस लियांग से कहता है, लियांग अगर तुमने मुझे इसमें हरा दिया तो मैं तुम्हारी कोई भी एक मांग चुपचाप मान लूंगा। काउंटेस लियांग कहती है, ठीक है ब्रदर। उसके बाद वो अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाकर आगे जाने लगती है और इसी तरह से सर्र सर्र करते हुए हर कोई कुइंगे को पीछे छोड़ आगे निकल जाता है। लेकिन हमारी कुइंगे अपने घोड़े के साथ चुपचाप वहीं पर खड़ी होती है। इतने में मास्टर पीछे से आते हुए कहता है, तुम घोड़े पर सवार क्यों नहीं हो? तुम हॉर्स राइडिंग क्यों नहीं कर रही? कुइंगे कहती है, ये बहुत उबाऊ है। इससे अच्छा मैं तो अपने कमरे में रहकर मेडिसिन या पॉइजन बनाना ज्यादा पसंद करूंगी। वैसे क्या घुड़सवारी ही तुम जैसे नोबल्स के लिए एकमात्र करने वाली एक्टिविटी है और कुछ भी नहीं? मास्टर कुइंगे के सर को सहलाते हुए कहता है, प्रिंस जुआन और बाकी के लोग लैंडलॉर्ड के साथ अपनी दोस्ती को और अच्छा बनाने के लिए घुड़सवारी करना चाहते थे। बस यही कारण है आज इन सब का एक साथ घुड़सवारी करने का। उसके बाद तो मास्टर कुइंगे के उस घोड़े पर चढ़कर बैठ जाता है और कुइंगे की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आओ मैं तुम्हें ले चलूंगा। उसके बाद क्या था, कुइंगे भी बैठ जाती है और वो दोनों भी इंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मास्टर कुइंगे से पूछता है कि ये घोड़ा तुम्हें किसने दिया? क्या ये 7th प्रिंस फैंगलन ने दिया है? कुइंगे कहती है, हाँ। मास्टर कहता है, उसने तुम्हें इतनी महंगी ब्रीड का घोड़ा ऐसे ही दे दिया? उसे इस बात का डर नहीं कि ये बेचारा टॉर्चर होगा? ये सुन कुइंगे उसे धकेलते हुए कहती है, मुझे ना तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं इस घोड़े की खुद सवारी कर सकती हूँ। मास्टर कहता है, क्या सच में? इसी के साथ वो मुस्कुराता है और घोड़े के बट पर मारता है। फिर क्या था, घोड़ा पकड़ता है रफ्तार, जिससे मास्टर को कुइंगे को पकड़ने का मौका मिलने लगता है। साथ ही वो कुइंगे के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है, तुम पहले से ही मेरे साथ हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही नीचे उतार दूंगा और यहाँ से जाने दूंगा? कुइंगे कहती है, तुम। इसी के साथ वो नोक झोंक करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर काउंटेस लियांग और प्रिंस जुआन होते हैं। उन्हें ऐसे देख काउंटेस लियांग उदास हो जाती है। साथ ही वो अपने ब्रदर की ओर देखती है कि वो कोई एक्शन लेगा, लेकिन प्रिंस जुआन भी बस उन्हें देखने में लगा होता है, जिससे कि काउंटेस लियांग को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि कुइंगे तुम। इसी के साथ वो उनके करीब जाने लगती है। पीछे से प्रिंस जुआन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काउंटेस लियांग उनके करीब पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो एक सहयोग की बात है कि काउंटेस रुइंग यांग भी आज हॉर्स राइडिंग के लिए आई हैं। मास्टर तो पहले ही नीचे उतर चुका होता है और कुइंगे की उतरने में मदद करता है। उतरने के बाद कुइंगे कहती है, काउंटेस लियांग ने ही तो आज के इस इवेंट को रखा था ना, इनविटेशन मेरे घर पर पड़ा है। ये सुन काउंटेस लियांग भड़कते हुए कहती है, क्या इनविटेशन? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने आमंत्रित किया? पीछे से प्रिंस जुआन कहता है, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था। इसी के साथ वो करीब आ जाता है और कहता है, लियांग इस तरह से फूल की तरह एक्ट करना बंद करो। काउंटेस लियांग मुंह फेर लेती है और आसपास देखने लगती है और कुइंगे के घोड़े को देखकर तो उसकी आंखें चमक जाती है कि वाओ, इतने रेयर ब्रीड का घोड़ा यहाँ पर। उसके करीब पहुंचकर वो उसे छूने का ट्राई करती है, लेकिन घोड़े का एटीट्यूड कम है क्या, वो तो फुल्ली उसे इग्नोर मार देता है कि तुम्हारी तो मुझे छूने की भी औकात नहीं है। वेल, काउंटेस लियांग कुइंगे के पास जाते हुए कहती है, मुझे ये घोड़ा चाहिए, तो इसकी कीमत बताओ। कुइंगे कहती है, मैं उसे बेच नहीं रही। काउंटेस लियांग कहती है, इसका तुम्हारे साथ रहना बेकार है। प्रिंस जुआन काउंटेस लियांग को रोकता है और माफी मांगते हुए कहता है, लियांग को बचपन से ही घोड़ों का शौक रहा है। ये घोड़ा बहुत ही रेयर ब्रीड का है, लेकिन उसने कभी इसको नहीं देखा। बस यही बात उसको पसंद आई है, इसीलिए वो तुमसे ऐसे अभद्र शब्द कही। मुझे उम्मीद है काउंटेस रुई यांग कि आप इसे माफ कर देंगी। अब इन दोनों के बीच जमती देख काउंटेस लियांग को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, देखो कुइंगे, अगर तुम मुझे ये घोड़ा दे दोगी तो इसके बदले में मैं तुम्हें 2 मैक्सिमा के घोड़े दूंगी। ये एक बहुत बड़ा सौदा है, तो सोच लो। कुइंगे कहती है, मैंने कहा ना, मुझे इसे नहीं बेचना। काउंटेस लियांग तो भड़क जाती है और घोड़े की ओर बढ़ते हुए कहती है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अब चाहे कुछ भी हो। इसी के साथ वो जाकर घोड़े पर बैठ जाती है और ये सभी लोग चौंक जाते हैं और कुइंगे कहती है, काउंटेस लियांग उस पे से उतर जाओ, वो बहुत ही गुस्सैल है। लेकिन मास्टर कुइंगे को रोक लेता है कि चूंकि काउंटेस लियांग घोड़े पर सवारी करना चाहती हैं तो रहने दो। वैसे भी वो यहाँ पर मेहमान हैं, तो हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं। और इधर घोड़े को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि ये काउंटेस लियांग उस पर बैठ गई है। उसके बाद तो वो उसे गिराने की ट्राई करने लगता है। काउंटेस लियांग की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं कि रुक जाओ, शांत हो जाओ।
लेकिन वो घोड़ा उसे अपने पैसे गिराने की ही ट्राई कर रहा होता है। इधर प्रिंस जुआन कहता है, मैं काउंटेस रुई यांग से लियांग को बचाने की विनती करता हूँ, कृपया लियांग की मदद कीजिए। क्विंगे भी मान जाती है और घोड़े के सामने जाकर हाथ दिखाते हुए कहती है, रुक जाओ। ओ मेरे प्यारे घोड़े चीली, तुम अच्छे बच्चे हो ना, तो चलो हम कहीं दूर घूमने चलते हैं। घोड़ा भी खुश हो जाता है और तुरंत ही काउंटेस लियांग को नीचे गिरा देता है और वो भी सीधा प्रिंस जुआन के पास पहुंच जाती है। लेकिन उसे अब भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। और ब्रदर, आपने उससे क्या कहा? क्विंगे को मुस्कुराते देख तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सीधा चाबुक निकालकर क्विंगे की ओर चला देती है। लेकिन मास्टर उस चाबुक को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और कहता है, काउंटेस, घोड़ों की चाबुक का प्रयोग लोगों को मारने के लिए नहीं किया जाता। इसी के साथ वो चाबुक को बड़ी तेजी से छोड़ता है, जिससे काउंटेस लियांग थोड़ा डगमगा जाती है और फिर संभल कर चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ, तो तुम इसके लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रिंस जुआन काउंटेस लियांग को रोकते हुए कहता है, लियांग, परेशानी खड़ी करना बंद करो। उसके बाद तो काउंटेस लियांग चुप हो जाती है और उसे बड़े प्यार से देखने लगती है। ये सब देखते हुए क्विंगे मन ही मन कहती है, ऐसा लगता है कि प्रिंस जुआन काउंटेस लियांग का सच्चा प्यार है। खैर, प्रिंस जुआन आगे आते हुए कहता है, नाइन्थ प्रिंस और काउंटेस रुई यांग, मैं प्रिंस जुआन लियांग की ओर से आप दोनों से माफी मांगता हूँ और हम इसके लिए पनिशमेंट लेने को भी तैयार हैं। लेकिन हमारा मास्टर उसे कुछ भी नहीं कहता और क्विंगे भी उसके चोटिल हाथ को देखते हुए मन ही मन टेंशन ले रही होती है। खैर, मास्टर एक बार फिर घोड़े पर सवार हो जाता है और क्विंगे से कहता है, चलो। इसी के साथ वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से प्रिंस जुआन कहता है, हालांकि आज की घटना की उम्मीद मुझे लंबे समय से थी, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस फेंगजियो चैन यानी कि नाइन्थ प्रिंस के मन में केवल क्विंगे ही होगी। वैसे तुम नाइन्थ प्रिंस का टेस्ट लेना क्यों चाहती थी? काउंटेस लियांग कहती है, ये उसके लिए भी था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद एम्परर पर, जहाँ पर हर कोई मौजूद होता है, सारे प्रिंस और यहाँ तक कि मोरोंग क्वीन भी। क्विंगे भी वहाँ पर होती है। प्रिंस जुआन कहता है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या नाइन्थ प्रिंस को इस कंपटीशन में इंटरेस्ट है, ये देखने के लिए कि यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा शिकार कर सकता है। मास्टर भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है। इसी के साथ एम्परर सेवेंथ प्रिंस फेंगलेन को अपने पास बुलाते हैं। फेंगलेन भी उनकी आज्ञा का पालन करता है। जो सब देखते हुए क्विंगे कहती है, हाल ही में ऐसा लगता है कि हिज मैजेस्टी तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। मैं आजकल हमेशा तुम्हें उनके साथ देखती हूँ। सेवेंथ प्रिंस फेंगलेन हंसते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत चार्मिंग हूँ। सेवेंथ प्रिंस फेंगलेन एम्परर के साथ यहीं पर रुक जाता है और बाकी के सभी लोग हंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं। क्विंगे भी उनके बीच होती है, जो कि बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है। साथ ही वो अपना अलग ही जाते हुए कहती है, क्या ये लोग कुछ और नहीं करा सकते? मुझे बड़ा बोर हो रहा है। पुराने जमाने के लोग सच में बड़े उबाऊ थे। जब देखो तब घोड़े लेकर ही सैर पर निकल जाते थे, और कंपटीशन भी क्या, शिकार करने का। क्विंगे का घोड़ा तो उसे बड़ी रोतड़ू आँखों से देखता है, जिसे क्विंगे गले लगाते हुए कहती है, ओ चीली, तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। उसके बाद क्विंगे वापस से सोने वाली एक्टिविटी ही करने लगती है। लेकिन तभी उसके बाजू से काउंटेस लियांग जाने लगती है। उसे देख तो क्विंगे खुश हो जाती है और कहती है, काउंटेस लियांग, जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। काउंटेस लियांग कहती है, मैं यहाँ पर शिकार करने आई हूँ, न कि तुम्हारी तरह टहलने। ये सब इग्नोर करते हुए क्विंगे कहती है, काउंटेस लियांग, क्या आप क्राउन प्रिंस जुआन को पसंद करती है ना? काउंटेस लियांग कहती है, ये तुम्हें किसने कहा? क्विंगे फिर से अपने घोड़े पर सवार हो जाती है और उसके साथ आते हुए कहती है, अभी थोड़ी देर पहले आपकी प्रतिक्रिया कुछ अजीब सी थी। मैं इसके बारे में बहुत सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। ये सुन काउंटेस लियांग गुस्से में आ जाती है और एक बार फिर से चाबुक चला देती है। लेकिन इस बार लिंग सामने आ जाता है और चाबुक को पकड़ लेता है, जो देख काउंटेस लियांग एम्बैरस हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम इतनी ज्यादा हेल्पलेस हो कि हमेशा ही तुम्हारी कोई न कोई रक्षा ही करता रहता है? क्विंगे कहती है, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो क्योंकि मैं फेंगजियो चैन के साथ में हूँ। लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि प्रिंस जुआन को देखो,
उसके प्रति तुम्हारी आंखों में कितना स्नेह है। इसके अलावा अगर तुम फेंग जिउचैन को पसंद करती हो तो इतना दबंग बिहेव क्यों करती हो जिससे कि वो तुमसे नफरत करे। जाहिर है तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि फेंग जिउचैन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। असल में तो तुम प्रिंस जुआन से प्यार करती हो। काउंटेस लियांग कहती है हाँ। इसी के साथ वो नीचे आ जाती है और कहती है तो क्या हुआ, मुझे प्रिंस जुआन से प्यार है, लेकिन मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो 9th प्रिंस है। क्विंगे हंस पड़ती है और कहती है ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनकी मैं तारीफ करती हूँ। वैसे तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को भी मानना पड़ेगा। तुम जिससे प्यार करती हो उसे छोड़ उससे शादी करना चाहती हो जिससे तुम प्यार नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम फेंग जिउचैन से शादी नहीं कर सकती। ये सब सुन काउंटेस लियांग कहती है इम्पॉसिबल, तुम्हें ये कैसे पता हो सकता है। क्विंगे कहती है प्यार ही तो है, तुम्हारी आंखों में दिखता है। ये सुन काउंटेस लियांग उदास होते हुए कहती है डोंगलिंग के काउंटेस के रूप में मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी करूँगी उसका प्रभाव डोंगलिंग के लोगों पर होगा। इसीलिए भले ही मेरी खुद की खुशी हो या ना हो, मैं अपने ब्रदर को खुशी देना चाहती हूँ। तुम बहुत लकी हो क्विंगे जो अपनी खुशी के लिए लड़ पा रही हो। क्विंगे कहती है क्या तुम मेरे अतीत को जानती हो। काउंटेस लियांग भी चौंक जाती है कि क्या अतीत। क्विंगे बताती है कि हाँ, चांसलर के पैलेस में उनकी सबसे बड़ी बेटी जो कि एक मूर्ख थी जिस पर किसी को दया नहीं आई न ही प्यार, और वो 15 साल तक दूसरों द्वारा अपमानित होती रही। हालांकि वो मूर्ख थी फिर भी उसे भी किसी से प्यार हो गया। वो कई सालों तक उसका पीछा करती रही और परिणाम स्वरूप वो हमेशा शर्मिंदा हुई। बदले में उसे मौत के अलावा कुछ नहीं मिला और मैं केवल इसलिए बहादुर हूँ क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। ये सब सुन काउंटेस लियांग चौंक जाती है कि क्या अपमानित मौत। मुँह क्विंगे तुम ये सब क्या बोल रही हो, किस बारे में बात कर रही हो। क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है तो बिना लड़े हार मानना कमजोरी का प्रतीक है। क्या काउंटेस लियांग नहीं चाहती कि प्रिंस जुआन कहें कि वो क्या महसूस करते हैं। काउंटेस लियांग घबराते हुए कहती है लेकिन मैं फेंग जिउचैन से शादी करने के लिए नाजू आई थी। क्विंगे कहती है फेंग जिउचैन तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो, और मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि प्रिंस जुआन को खुद से प्यार कैसे कराएं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। क्विंगे एक पिंक से खरगोश के साथ खेल रही होती है और उससे कहती है कि ऐसा लगता है कि हेयर ड्रायर पाउडर काफी अच्छा है। इतने में उसे पीछे से कुछ सुनाई देता है जिससे कि वो फटाक से खड़ी होकर पीछे देखती है। मास्टर तुरंत ही उसे पकड़कर करीब खींच लेता है। उसे देख क्विंगे खुश हो जाती है और खरगोश दिखाते हुए कहती है देखो मैंने इस सफेद खरगोश को रंग दिया है, क्या ये सुंदर नहीं लग रहा। मास्टर कहता है अब क्या बना दिया तुमने। क्विंगे कहती है मैंने बाल को कलर करने वाला पाउडर बनाया है। वैसे प्रिंस जुआन के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही। मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है अच्छी रही। इसी के साथ वो अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाता है जहां पर जब वो इस कंपटीशन के बहाने शिकार पर निकला था तब उसने प्रिंस जुआन के साथ सीक्रेट रूप से बातचीत की। प्रिंस जुआन उससे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम गुप्त रूप से अपने 9th प्रिंस की इस उपाधि का यूज करके मेरे साथ शांति समझौते को साइन करना चाहते हो। मास्टर कहता है हाँ, क्या यही तुम्हारा असली रीजन नहीं है नानचू में आने का। मुझे पता है कि डोंगलिंग की राजनीतिक स्थिति अराजक है। तुम्हारे सारे भाई वे सभी तुम पर नजर रख रहे हैं। तुम केवल इसलिए नानचू आए हो क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए थी। मैं तुम्हें डोंगलिंग के सिंहासन पर बैठने में मदद कर रहा हूँ, तो क्या ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। प्रिंस जुआन कहता है लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे। मास्टर कहता है क्योंकि मैं इस शादी को रद्द करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं अपनी वाइफ यानी कि क्विंगे के मन में जो तुम्हारे प्रति अच्छे विचार हैं उनसे भी छुटकारा पाना चाहता हूँ, यानी कि जल्द से जल्द इनका काम खत्म हो और ये अपने डोंगलिंग वापस चले जाएं। खैर ये सब क्विंगे को बताने के बाद मास्टर कहता है अंत में उसने सिंहासन को चुना। क्विंगे खरगोश को छोड़ देती है और कहती है प्रिंस जुआन के लिए काउंटेस लियांग के साथ रहना सबसे अच्छा है। तब दोनों देशों के बीच कोई बाधा नहीं आएगी और ये शादी भी रद्द हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैंसिल हो जाएगी। ये दोनों पक्षों के लिए जीत वाली ही स्थिति है। मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुमने कल उस क्लू को ना देखा होता तो आज हमने ये प्लान नहीं बनाया होता।
वेल गाइस, असल में डोंगलिंग ने खुद ही काउंटेस लियांग को पॉइजन दिया था क्विंगे को रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन क्विंगे अपनी स्मार्टनेस से बच गई और पैलेस के उस नौकरानी को पकड़ लिया गया जिसे कल रात ही चुप कराने के लिए मार दिया गया। और जिस खंजर से उसे मारा गया उस पे रेयर पॉइजन था जिसके बारे में क्विंगे ने बताया। और जब मास्टर ने उसकी जांच की तो उन्हें पता चला कि ये पॉइजन तो डोंगलिंग का है। और जब उन्होंने और भी ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि डोंगलिंग इस शादी को कराने के लिए इतना जल्दबाजी में क्यों है। क्या क्राउन प्रिंस जुआन खुद काउंटेस लियांग को लेकर यहाँ आया है क्योंकि असल में उसे सपोर्ट चाहिए था। खैर, क्विंगे कहती है तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। उसके बाद तो वो दोनों ही हाथ मिलाते हैं कि हाँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात के समय सेवेंथ प्रिंस फैंगलेन जंगल के बीच में खड़ा होता है और उसके लोग वहाँ पर आते हैं जो कि कहते हैं जी माय लॉर्ड। सेवेंथ प्रिंस फैंगलेन कहता है आज मैंने प्रिंस जुआन को एम्परर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बातचीत करते देखा। उनकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि अब उन्हें शादी के लिए कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। और उसने ये भी कहा कि नाइन्थ प्रिंस अगर इसको लेकर सहमत नहीं है तो वो आगे बातचीत करने को तैयार है। उसके लोगों में से एक कहता है माय लॉर्ड, क्या ये वही नहीं है जो कि आप चाहते थे? फैंगलेन भड़कते हुए कहता है बेवकूफ, प्रिंस जुआन क्या ऐसा आदमी लगता है जो कि इतने आसानी से बातचीत करे? और अगर वो ऐसा करने को तैयार है तो इसका मतलब प्रिंस जुआन और नाइन्थ प्रिंस फेंगजू चैन के बीच कोई समझौता हुआ है। ये तो बहुत निराशाजनक है। उसके तीनों लोग कहते हैं हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है माय लॉर्ड। फैंगलेंग क्रीपी वे में मुस्कुराते हुए कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी उनके इस एंगेजमेंट को रद्द करने में उनकी मदद करूंगा। वेल गाइस, आप लोगों को याद तो है ना, हमें पहले से ही पता है कि फैंगलेंग कुछ तो अलग खिचड़ी पका रहा है। तो इसी सस्पेंस के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।